कभी दुनिया की विशालता को देखकर हैरानी होती है। एक सरपट दौड़ता घोड़ा या हजारों मील दूर से उड़कर आने वाले पक्षी, खिलते हुए फूलों की एक पूरी घाटी, या फिर समंदर की गहराइयों में एक शार्क। ये सब हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं। मतलब बर्फीले पहाड़ों से लेकर उबलते गर्म पानी के झरनों तक जिंदगी हर जगह, हर रूप में मौजूद है। ये एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन बहुत बड़ी पहेली है। और जब हम इस पहेली को देखते हैं तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल दिमाग में आता है, आखिर ये जीवन है क्या? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। इसके अंदर ना दो बहुत अलग अलग सवाल छपे हैं। हाँ। पहला सवाल तो है पूरी तरह से तकनीकी। हाँ, एक जीवित चीज और एक निर्जीव चीज में फर्क क्या है। और दूसरा सवाल है दार्शनिक, जीवन का मकसद क्या है। बिल्कुल, तो वो एक अलग ही चर्चा है, आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम पहले सवाल पर ध्यान देंगे। मतलब विज्ञान इस खूबसूरत पहेली को, इस विशाल विविधता को समझने और उसे व्यवस्थित करने की कोशिश कैसे करता है। बिल्कुल। तो आज की हमारी चर्चा एक तरह से एक जासूसी कहानी जैसी है। हम ये पता लगाएंगे कि वैज्ञानिकों ने प्रकृति के इस विशाल करोड़ों नामों वाले केस को कैसे सुलझाया और एक ऐसी यूनिवर्सल भाषा बनाई जो हर कोई समझ सके। जो सोर्सेस हमारे पास हैं वो इसी प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। तो चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। तो इस केस की विशालता को समझने के लिए कुछ आंकड़ों से शुरुआत करते हैं। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि अब तक हम इंसानों ने करीब 1.7 से 1.8 मिलियन यानी 17 से 18 लाख अलग अलग प्रजातियों को खोजा है और उनका नाम रखा है। इसी को हम जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये नंबर ही अपने आप में दिमाग चकरा देने वाला है। और ये तो सिर्फ वो संख्या है जो हम जानते हैं। मतलब ये कहानी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। अच्छा। हाँ, वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर असल में शायद 8 से 10 मिलियन प्रजातियां हो सकती हैं। अरे बाप रे! शायद उससे भी ज्यादा। यानी हम अभी भी ज्यादातर जीवों से अनजान हैं। हर साल हजारों नई प्रजातियों की खोज होती है। तो ये कोई बंद किताब नहीं है, ये एक लगातार लिखी जा रही कहानी है। और यहीं पर असली चुनौती शुरू होती है। सोचिए, हम अपने आसपास की चीजों को स्थानीय नामों से जानते हैं। जैसे एक आम का पेड़, उसे उत्तर भारत में कुछ और कह सकते हैं, बंगाल में उसका अलग नाम होगा और तमिलनाडु में बिल्कुल अलग। सही बात है। एक ही देश में इतने फर्क हैं। अब जरा उस कंफ्यूजन की कल्पना कीजिए जब भारत का एक वैज्ञानिक केन्या के एक वैज्ञानिक से किसी खास पौधे के बारे में बात करना चाहेगा। वो दोनों शायद एक ही पौधे के बारे में बात कर रहे होंगे, पर उन्हें ये पता ही नहीं चलेगा। ये सिर्फ एक कंफ्यूजन नहीं है, ये विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। मान लीजिए अमेज़न के जंगल में एक वैज्ञानिक को एक पौधे से मलेरिया का इलाज मिल जाता है। हाँ। वो एक रिसर्च पेपर पब्लिश करता है जिसमें वो उस पौधे का स्थानीय नाम इस्तेमाल करता है। अब दुनिया भर के दूसरे वैज्ञानिक उस पौधे को खोजना चाहते हैं, पर वो उसे ढूंढ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उस नाम का तो कोई मतलब ही नहीं है कहीं और। बिल्कुल, रिसर्च वहीं की वहीं रुक जाएगी। तो जाहिर है एक स्टैंडर्ड सिस्टम की जरूरत महसूस हुई, एक ऐसी भाषा जो सरहदों और भाषाओं से परे हो। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मतलब अगर कोई स्टैंडर्ड तरीका ना हो तो साइंस आगे कैसे बढ़ेगी? यकीनन किसी ने तो इसका हल निकाला होगा। बिल्कुल, और इसी हल को हम कहते हैं नामकरण या नॉमेनक्लेचर। नामकरण। हाँ, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके तहत हर जीव को एक अनूठा, एक सार्वभौमिक नाम दिया जाता है ताकि पूरी दुनिया में पहचाना जा सके। हाँ, लेकिन नाम रखने से पहले एक और जरूरी कदम आता है। वो क्या है? जब तक आप उसे ठीक से पहचान ना लें, उसके गुण, उसकी बनावट, वो दूसरे जीवों से कैसे अलग है, ये सब समझना पड़ता है। अच्छा, तो पहले पहचान, फिर नामकरण, और इस पूरे सिस्टम को कोई नियंत्रित भी तो करता होगा, वरना कोई भी उठकर अपनी मर्जी से नाम रखने लगेगा। हाँ, बिल्कुल। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनी हुई हैं। पौधों के लिए है ICBN। ICBN? हाँ, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। और जानवरों के लिए है ICZN, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अच्छा, तो पौधों और जानवरों के लिए अलग अलग? बिल्कुल, ये संस्थाएं नियम बनाती हैं और ये पक्का करती हैं कि हर जीव का सिर्फ एक और केवल एक ही वैज्ञानिक नाम हो। केवल एक? और ये भी कि एक नाम किसी दूसरी प्रजाति के लिए दोबारा इस्तेमाल ना हो। ये पूरी बायोलॉजिकल दुनिया के लिए एक तरह का आधार कार्ड सिस्टम है। एक मिनट, तो क्या पौधों और जानवरों के नाम रखने के नियम बिल्कुल अलग हैं या बस संस्थाएं अलग हैं? सवाल बहुत अच्छा है। देखिए,
जो बुनियादी सिद्धांत हैं वो एक जैसे हैं। जैसे कि हर प्रजाति का एक अनूठा नाम हो। लेकिन कुछ तकनीकी नियम अलग-अलग हैं। एक मजेदार बात बताता हूँ। एक ही नाम को पौधे और जानवर दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सच में? ये तो कंफ्यूजिंग नहीं है? सुनने में अजीब लगता है, पर चूंकि उनके कोड अलग हैं, उनकी किताबें अलग हैं, इसलिए इसकी इजाजत है। हालांकि वैज्ञानिक ऐसा करने से बचते हैं ताकि कोई भ्रम ना हो। तो हाँ, मोटे तौर पर नियम एक जैसे हैं, पर गवर्निंग बॉडीज अलग-अलग हैं। समझ गई। तो अब उस सिस्टम पर आते हैं जिसने इस पूरी समस्या को सुलझा दिया। सुना है ये एक स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस की देन है। हाँ, कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक माना जाता है। 18वीं सदी में उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन क्रांतिकारी सिस्टम दिया, जिसे आज हम कहते हैं द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। द्विनाम पद्धति, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, द्विनाम यानी दो नाम। हर जीव को दो शब्दों का एक नाम दिया जाता है। इसे समझने के लिए हमारे सोर्सेज का पसंदीदा उदाहरण लेते हैं, आम। हम सब जानते हैं इसे मैंगो कहते हैं, आम कहते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम है मेंजिफेरा इंडिका। चलिए इस नाम की थोड़ी चीर-फाड़ करते हैं। बिल्कुल। मेंजिफेरा इंडिका इस सिस्टम का एक आदर्श उदाहरण है। हाँ? इसमें जो पहला शब्द है मेंजिफेरा, वो इसके जीनस यानी वंश का नाम है। वंश? जीनस एक समूह होता है जिसमें मिलती जुलती प्रजातियां रखी जाती हैं। आप इसे एक परिवार के सरनेम जैसा समझ सकती हैं। अच्छा, तो मेंजिफेरा सरनेम हो गया। और दूसरा शब्द इंडिका? दूसरा शब्द इंडिका उसकी प्रजाति यानी स्पीशीज का नाम है, जिसे हम स्पेसिफिक एपिथेट भी कहते हैं। स्पेसिफिक एपिथेट? हाँ, ये उस वंश के भीतर एक खास जीव की पहचान कराता है। तो मेंजिफेरा वंश में और भी प्रजातियां हो सकती हैं, लेकिन इंडिका प्रजाति सिर्फ भारतीय आम की है। अच्छा। ठीक वैसे ही जैसे हम इंसान हैं, हमारा वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। होमो सेपियंस। यहाँ होमो हमारा वंश है और सैपियंस हमारी प्रजाति है। तो ये सिस्टम सिर्फ पौधों या जानवरों तक ही सीमित नहीं है, ये हर जीवित चीज पर लागू होता है, हम इंसानों पर भी। अब इसके कुछ नियम भी तो होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी दो शब्द चुन ले और नाम बन जाए। हाँ बिल्कुल, इसके बहुत सख्त और सार्वभौमिक नियम हैं जिनका पालन हर वैज्ञानिक को करना पड़ता है। पहला और सबसे दिलचस्प नियम है भाषा का। सारे वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में होते हैं। लैटिन? वो तो एक डेड लैंग्वेज है ना? मतलब अब उससे कोई बोलता नहीं। कोई जिंदा भाषा क्यों नहीं, जैसे इंग्लिश जो ज्यादातर लोग समझते हैं? ये फैसला क्यों लिया गया? आपका सवाल ही इसका जवाब है। लैटिन को इसीलिए चुना गया क्योंकि वो एक डेड भाषा है। अच्छा। इसका मतलब है कि अब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, उसके शब्दों के मतलब स्थिर हो चुके हैं। अगर हम इंग्लिश इस्तेमाल करते तो शब्दों के मतलब समय के साथ बदल सकते थे, जिससे कंफ्यूजन पैदा होता। बिल्कुल। लैटिन एक न्यूट्रल, स्थिर और सार्वभौमिक भाषा का काम करती है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और नियम क्या है? दूसरा नियम संरचना का है, जो हम देख चुके हैं। पहला शब्द हमेशा वंश और दूसरा प्रजाति। ठीक है। तीसरा नियम लिखने के तरीके का है। जब आप इसे हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन करना जरूरी है। अलग अलग? हाँ, दोनों को एक साथ नहीं। और जब आप इसे प्रिंट करते हैं तो इसे इटैलिक यानी तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। ये एक तरह से सिग्नल है कि ये कोई आम शब्द नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक नाम है। एकदम सही। यहाँ एक और चीज है, मैंने देखा है कि वंश का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है और प्रजाति का छोटा। जैसे मैंगिफेरा इंडिका में M कैपिटल है और I स्मॉल। ये थोड़ा अजीब नहीं है? इसका कोई गहरा कारण है या ये बस एक परंपरा है जो चली आ रही है? नहीं, इसका एक तार्किक कारण है। यह वर्गीकरण के पदानुक्रम यानी हायरार्की को दिखाता है। हायरार्की? हाँ। वंश यानी जीनस एक बड़ी श्रेणी है जिसके अंदर कई प्रजातियां, स्पीशीज आ सकती हैं। तो बड़ी श्रेणी को सम्मान देने के लिए उसे कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है। अच्छा। जबकि प्रजाति जो उसके अधीन है उसे छोटे अक्षर से। ये एक छोटा सा नियम है, पर यह हमें तुरंत उस जीव के वर्गीकरण के बारे में एक जरूरी जानकारी देता है। कमाल है, हर छोटी चीज के पीछे एक लॉजिक है। मैंने नामों के अंत में एक और चीज देखी है। जैसे आम के नाम के आगे लिखा होता है मैंगिफेरा इंडिका लिन। ये लिन क्या है? ये उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने सबसे पहले उस प्रजाति का वर्णन किया था और उसे ये नाम दिया था। अच्छा। लिन का मतलब है लिनियस। ये उस वैज्ञानिक को श्रेय देने का एक तरीका है।
ये एक तरह से वैज्ञानिक रिकॉर्ड का हिस्सा है जिससे पता चलता है कि इस प्रजाति की खोज और नामकरण का इतिहास क्या है। तो ये एक तरह से आर्टिस्ट की सिग्नेचर जैसा है। बिल्कुल। और ये मजेदार भी हो जाता है। कभी-कभी जब नई रिसर्च के बाद किसी प्रजाति को एक जीनस से दूसरे में शिफ्ट किया जाता है तो ओरिजिनल लेखक का नाम ब्रैकेट में डाल दिया जाता है और नए लेखक का नाम बाहर लिखा जाता है। अरे वाह! ये एक तरह से उस प्रजाति की वैज्ञानिक हिस्ट्री को ट्रैक करने जैसा है कि समय के साथ हमारी समझ कैसे बदली है। ये तो वाकई में बहुत गहरा सिस्टम है। और कभी-कभी वैज्ञानिक नाम रखने में थोड़ा मजाक भी करते हैं। मजाक? हाँ, एक कीड़े की प्रजाति का नाम एग्रावेशन रखा गया था। एग्रावेशन? हाँ, या एक मक्खी का नाम पिज़्ज़ा केक रखा गया। पीस ऑफ केक? बिल्कुल। एक और है जिसका नाम है यूटू ब्रूटस, जैसे ईटू ब्रूट। हाँ, ये तो बहुत मजेदार है। तो ये सिर्फ एक सूखा अकादमिक काम नहीं है। नहीं, इसमें थोड़ी क्रिएटिविटी और ह्यूमर की भी गुंजाइश है, जब तक कि नियम न टूटे। तो अगर हम आज की सारी बातचीत को समेटें तो ये सिर्फ नाम रखने का एक तरीका नहीं है, ये असल में पूरी बायोलॉजिकल साइंस की भाषा है। ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर पूरी जीव विज्ञान की इमारत खड़ी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसी सिस्टम की वजह से केन्या का एक वैज्ञानिक ब्राजील के वैज्ञानिक के साथ मिलकर अमेज़न के किसी नए कीड़े पर काम कर सकता है, बिना किसी कंफ्यूजन के। ये वो धागा है जो दुनिया भर के बायोलॉजिकल ज्ञान को एक साथ पिरोता है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है, ये एक जिंदा सांस लेता हुआ टूल है। जैसे हमने कहा, हर साल हजारों नई प्रजातियां खोजी जाती हैं और उन सभी को इसी खूबसूरत सिस्टम में जगह मिलती है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। ये देखते हुए कि लाखों प्रजातियों के नाम रखे जाने के बावजूद हम अभी भी लगातार नई प्रजातियों की खोज कर रहे हैं, तो जरा सोचिए, हमारे ग्रह के अनछुए कोनों में, गहरे समुंदर की खाइयों में, बादलों को छूते जंगलों में, या हमारी अपनी त्वचा पर अभी और कौन से अज्ञात आश्चर्य हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और क्या कैरोलिस लिनियस की ये सदियों पुरानी सरल सी 2 नाम वाली प्रणाली भविष्य की उन अनगिनत खोजों को समझने के लिए भी काफी होगी, या शायद हमें किसी दिन एक बिल्कुल नए सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। सोचिए, एक शेर, एक आलू और एक आम, इन तीनों में क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में तो बिल्कुल बेतुका सवाल लगता है ना? लेकिन विज्ञान के पास इन तीनों को और असल में पृथ्वी पर मौजूद हर जीव को एक ही शानदार व्यवस्था में पिरोने का एक तरीका है। और आज हम कुदरत की इसी विशाल लाइब्रेरी को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, आज की हमारी एक गहन चर्चा है टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण विज्ञान के बारे में। यह सुनने में भले ही कोई भारी भरकम अकादमिक शब्द लगे, लेकिन असल में यह वैज्ञानिकों का एक तरह का जैविक फाइलिंग सिस्टम है। सही कहा। और हमारी ये चर्चा जीव विज्ञान के वर्गीकरण से जुड़े सिद्धांतों पर आधारित एक लेख से मिली जानकारी पर केंद्रित होगी। और हमारा मिशन यह समझना कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। कैसे वैज्ञानिक तय करते हैं कि कौन सा जीव कहाँ फिट होता है, और सबसे जरूरी सवाल, हमें इस तरह के वर्गीकरण की जरूरत ही क्यों पड़ी? यह एक बहुत अच्छा शुरुआती सवाल है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। दुनिया में लाखों, शायद करोड़ों तरह के जीव हैं। बिल्कुल। उन सभी का एक एक करके अध्ययन करना तो किसी के लिए भी नामुमकिन है, असंभव है। तो क्या वर्गीकरण सिर्फ हमारी सहूलियत के लिए है? बिल्कुल, शुरुआत वहीं से होती है। ये किसी भी चीज को कुछ आसानी से देखे जा सकने वाले गुणों के आधार पर सुविधाजनक श्रेणियों में समूहित करने की प्रक्रिया है। जैसे जब हम कुत्ता कहते हैं, तो हम सभी के मन में एक 4 पैरों वाले भौंकने वाले जानवर की छवि बनती है ना? हाँ, बिल्ली की नहीं बनती। बिल्कुल। ये जो कुत्ता या बिल्ली जैसी सुविधाजनक श्रेणियां हैं, इन्हीं के लिए वैज्ञानिक शब्द है टैक्सा। अच्छा, टैक्सा। तो टैक्सा मतलब किसी भी समूह का नाम हो सकता है। हाँ, और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। कुत्ता एक टैक्सा है, लेकिन स्तनधारी यानी मैमल वो भी एक टैक्सा है, और जानवर भी एक टैक्सा है। ओह, तो ये सब अलग अलग स्तर हैं, अलग अलग लेवल्स। एकदम सही। और इसी वर्गीकरण की पूरी प्रक्रिया को टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो ये सिर्फ इस आधार पर नहीं होता कि कोई जानवर कैसा दिखता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कई ज्यादा गहरा है। अच्छा। टैक्सोनॉमी में सिर्फ बाहरी रूप रंग ही नहीं, बल्कि कोशिका की संरचना कैसी है, हाँ, उसका विकास कैसे हुआ और वो अपने माहौल में कैसे रहता है, यानी उसकी पारिस्थितिकी जानकारी,
ये सब शामिल होता है। समझी। तो मतलब किसी जीव के गुण पहचानना, फिर उसकी पहचान करना, हाँ, उसे वर्गीकृत करना और फिर उसे एक वैज्ञानिक नाम देना। ये सब टैक्सोनॉमी के आधार है। बिल्कुल। यहाँ एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, ये सब करने का विचार कोई नया तो नहीं होगा? मतलब हजारों साल पहले भी तो इंसान जानवरों और पौधों को अलग अलग समूहों में रखते होंगे। ये एक बहुत ही आकर्षक पहलू है। वर्गीकरण का विचार बहुत पुराना है, लेकिन उसका आधार बिल्कुल अलग था। कैसा? शुरुआती इंसान जीवों को उनकी उपयोगिता के आधार पर वर्गीकृत करते थे। उपयोगिता मतलब कौन सा पौधा खाने लायक है, कौन सा जहरीला है, अच्छा, किस जानवर से खतरा है और किसकी खाल कपड़े बनाने के काम आएगी। ये पूरी तरह से जरूरत पर आधारित विज्ञान था। तो ये सोच कब बदली? हम कब ये मेरे किस काम का है से ये असल में है क्या पर पहुंचे? ये बदलाव धीरे धीरे आया जब इंसानों ने सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने से आगे बढ़कर दुनिया को समझने में दिलचस्पी लेनी शुरू की। अच्छा, वे सिर्फ जीवों और उनकी विविधताओं के बारे में ही नहीं, बल्कि उनके बीच के आपसी रिश्तों को जानने के लिए भी उत्सुक हुए। और अध्ययन की इसी शाखा को सिस्टमैटिक्स कहा गया। हाँ, सिस्टमैटिक्स। एक मिनट, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स, ये दोनों शब्द सुनने में बहुत एक जैसे लगते हैं। बिल्कुल लगते हैं। इनमें क्या कोई बड़ा अंतर है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये दोनों शब्द अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। टैक्सोनॉमी का मुख्य काम है पहचानना, नाम देना और वर्गीकृत करना। ठीक है। ये एक तरह से जीवों की लिस्ट बनाने और उन्हें सही दराज में रखने जैसा है। और सिस्टमैटिक्स? सिस्टमैटिक्स इससे एक कदम आगे जाता है। वो जीवों के बीच विकासवादी संबंधों को भी ध्यान में रखता है। विकासवादी संबंध मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। इसका कोई दिलचस्प उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। बाहरी रूप रंग के आधार पर देखें तो व्हेल एक बहुत बड़ी मछली जैसी लगती है ना? हाँ, बिल्कुल। पुरानी टैक्सोनॉमी शायद उसे मछलियों के आसपास कहीं रखती, लेकिन सिस्टमैटिक्स जो जेनेटिक सबूतों का इस्तेमाल करता है, उसने हमें क्या बताया? उसने हमें बताया कि व्हेल असल में दरियाई घोड़े यानी हिप्पोपोटामस की सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार हैं। क्या? दरियाई घोड़े की? हाँ, ये सिर्फ बाहरी रूप देखकर कभी पता नहीं चलता। कमाल है। तो सिस्टमैटिक्स हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई जीव क्या है, बल्कि ये भी बताता है कि लाखों सालों में उसका रिश्ता दूसरों से कैसे बना है। वाह, ये तो एक तरह से जीवन का फैमिली ट्री बना रहा है। बिल्कुल सही। ये तो सच में चौंकाने वाला है। तो अगर हमें किसी जीव को इस विकासवादी नजरिए से इस फैमिली ट्री में रखना हो, तो वो पूरा ढांचा दिखता कैसा है? कहाँ से शुरू होता है? आपने शुरू में एक लाइब्रेरी की मिसाल दी थी। हाँ, वो मिसाल यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। तो चलें उस लाइब्रेरी में। चलिए इस पूरी व्यवस्था को जीवन के पुस्तकालय के तौर पर देखते हैं। ठीक है। इस लाइब्रेरी में सबसे ऊंची और सबसे बड़ी श्रेणी है किंगडम यानी जगत। किंगडम। ये लाइब्रेरी के बड़े बड़े सेक्शंस की तरह है। एक हो गया एनिमेलिया यानी जानवरों का सेक्शन, दूसरा हो गया प्लांटी यानी पौधों का सेक्शन। ठीक है, तो शेर, आलू और आम में से शेर गया एनिमेलिया सेक्शन में। हाँ। और आलू और आम गए प्लांटी में। अब इस एनिमेलिया सेक्शन के अंदर क्या है? बिल्कुल, किंगडम के बाद अगला स्तर है फाइलम यानी संघ। फाइलम। ये एक पूरी शेल्फ की तरह है जिस पर एक खास लेबल लगा हो, जैसे कॉर्डेटा एक फाइलम है। कॉर्डेटा। इसमें कौन आते हैं? इस शेल्फ पर वे सभी जानवर मिलेंगे जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। तो इस पर आपको मछली, मेंढक, सांप, चिड़िया और हम स्तनधारी सभी मिल जाएंगे। समझ गई। पौधों के मामले में भी फाइलम ही होता है? नहीं, पौधों के मामले में हम फाइलम की जगह डिवीजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पर मतलब वही है। ठीक है, तो कॉर्डेटा की शेल्फ पर हम पहुंच गए। अब इस शेल्फ पर तो बहुत अलग अलग तरह की किताबें होंगी। एकदम सही। और ये किताबें हैं हमारी अगली श्रेणी, क्लास यानी वर्ग। क्लास। उस कॉर्डेटा शेल्फ पर एक किताब होगी मैमेलिया यानी स्तनधारी। दूसरी किताब हो सकती है रेप्टिलिया यानी सरीसृप। मैमेलिया वाली किताब में वे सभी जीव हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं। ये तो मजेदार होता जा रहा है। तो अब हम मैमेलिया नाम की किताब के अंदर हैं। इसके अंदर चैप्टर्स होंगे। बिल्कुल, और ये चैप्टर्स हैं ऑर्डर यानी गण। ऑर्डर। इस किताब में एक चैप्टर होगा प्राइमाटा जिसमें बंदर, गोरिल्ला और इंसान आते हैं। एक और चैप्टर होगा कार्निवोरा। कार्निवोरा मतलब मांसाहारी। हाँ, जिसमें सभी मांसाहारी जानवर आते हैं। एक मिनट, यहाँ थोड़ा उलझाव हो सकता है। बताइए। कार्निवोरा चैप्टर में तो बिल्ली भी होगी और कुत्ता भी। हाँ, लेकिन एक छोटी बिल्ली और एक छोटे कुत्ते में समानताएं तो हैं, पर वे बहुत अलग भी हैं। तो विज्ञान ये फैसला कैसे करता है? बहुत अच्छा सवाल उठाया। यहीं पर वर्गीकरण और ज्यादा बारीक हो जाता है।
अच्छा, ऑर्डर के अंदर की श्रेणी है फैमिली, यानी कुल। ये चैप्टर के अंदर के अलग अलग पैराग्राफ की तरह है। फैमिली। तो कार्निवोरा चैप्टर के अंदर एक पैराग्राफ है फेलिडी। ये बिल्लियों का कुल है, जिसमें घर की बिल्ली से लेकर शेर, बाघ सब आते हैं। ओ, और दूसरा पैराग्राफ है कैनिडी। ये कुत्तों का कुल है, जिसमें भेड़िए, लोमड़ी और घरेलू कुत्ते आते हैं। अच्छा, तो शेर और बिल्ली का रिश्ता यहाँ जुड़ता है। हाँ दोनों एक ही कुल फेलिडी में है। हाँ। तो अब हम इस फेलिडी वाले पैराग्राफ के अंदर आ गए। अब क्या? पैराग्राफ के अंदर होती हैं पंक्तियां, यानी जीनस। यानी वंश। जीनस। फेलिडी कुल के अंदर एक जीनस है पैंथेरा। इसमें बड़ी बिल्लियां आती हैं, शेर, बाघ, तेंदुआ। ठीक है। एक और जीनस है फेलिस, जिसमें छोटी बिल्लियां, जैसे हमारी घरेलू बिल्लियां आती हैं। और आलू बैंगन का क्या? वो भी दिलचस्प है। आलू और बैंगन दोनों अलग अलग दिखते हैं, लेकिन दोनों एक ही वंश सोलैनम में आते हैं। वाह। और अब हम बिल्कुल आखिर में पहुंच गए होंगे। पंक्ति के अंदर का एक खास शब्द। वही है हमारी सबसे बुनियादी और सबसे छोटी इकाई, स्पीशीज, यानी जाति। स्पीशीज। जीनस पैंथेरा के अंदर एक जाति है लियो, जिससे बनता है शेर, पैंथेरा लियो। दूसरी जाति है टाइग्रिस, जिससे बनता है बाघ, पैंथेरा टाइग्रिस। और आम? आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। इसमें मैंगीफेरा उसका वंश है और इंडिका उसकी जाति है। वाह, ये लाइब्रेरी वाली मिसाल वाकई काम करती है। हाँ, इससे समझना आसान हो जाता है। इसने इस पूरे पदानुक्रम को बहुत आसान बना दिया। लेकिन मुझे याद है स्कूल में इसे रटना कितना मुश्किल था। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। हाँ, ये कई छात्रों के लिए एक चुनौती होती है। इसका कोई आसान तरीका है याद रखने का? अंग्रेजी में तो एक बहुत मशहूर मेमोनिक है, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। अच्छा। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनियस, स्पीशीज के पहले अक्षरों से बना है। हिंदी में भी लोग अपनी अपनी तरकीबें बना लेते हैं, लेकिन जरूरी है कि इसके पीछे के लॉजिक को समझा जाए। तो अगर इस पूरे सिस्टम का निचोड़ निकालना हो, इसका एक मुख्य नियम क्या होगा जिसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए? यहाँ जो सबसे जरूरी बात गौर करने वाली है वो ये है कि जैसे जैसे हम इस लाइब्रेरी में किसी खास शब्द से निकलकर पूरे सेक्शन की तरफ जाते हैं, मतलब जाति से जगत की ओर? हाँ, जाति से जगत की ओर, तो साझा या सामान्य विशेषताओं की संख्या घटती जाती है। अच्छा, मतलब एक ही जाति के दो सदस्य, मान लीजिए दो शेर, उनमें सबसे ज्यादा समानताएं होंगी। बिल्कुल, वे लगभग एक जैसे दिखेंगे और व्यवहार करेंगे। और जैसे ही हम वृक्ष पर जाते हैं, मतलब शेर और बाघ, तो समानताएं थोड़ी कम होती हैं। सही है। फिर कुल पर शेर और बिल्ली और कम, और फिर गण पर मतलब शेर और कुत्ता तो और भी कम। और अगर हम जगत तक पहुंच जाएं, मतलब एक शेर और एक केंचुआ, तो समानताएं बहुत ही बुनियादी स्तर की रह जाती हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। जितना ऊंचा टैक्सॉन होगा, सदस्यों के बीच समानताएं उतनी ही कम होंगी। अच्छा। और इसी वजह से दूसरे टैक्सॉन्स के साथ उनका रिश्ता तय करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। ओ, तो असली चुनौती ऊपरी लेवल्स पर आती है। हाँ, इसीलिए विज्ञान में असली बहस और खोजबीन ऊंची श्रेणियों में ज्यादा होती है। ये बताना आसान है कि दो जीव एक ही जाति के हैं या नहीं, लेकिन ये साबित करना कि दो बहुत अलग अलग दिखने वाले गण एक ही वर्ग में क्यों होने चाहिए, इसके लिए बहुत गहरे जेनेटिक और विकासवादी सबूतों की जरूरत पड़ती है। तो आज हमने जीवों को वर्गीकृत करने की जरूरत से लेकर उसके ऐतिहासिक सफर को समझा। उपयोगिता से शुरू होकर विकासवादी संबंधों तक का सफर। हाँ, और फिर आधुनिक विज्ञान के इस विस्तृत पदानुक्रम को भी समझा। चलिए अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। एक शेर, एक आलू और एक आम में आखिर क्या समानता है? समानता यह है कि वे सभी जीवन के पुस्तकालय की इसी शानदार व्यवस्था का हिस्सा है। सही। तीनों का एक जगत है, एक कुल है, एक वंश है और एक जाति है। ये सिस्टम हमें दिखाता है कि चाहे वे कितने भी अलग दिखें, वे सभी जीवन के एक ही मूल सिद्धांत से बंधे हैं। और हम उनके संबंधों को समझ सकते हैं। बिल्कुल। शेर और आम का सीधा रिश्ता भले ही बहुत दूर का हो, लेकिन वे दोनों एक ही लाइब्रेरी में मौजूद हैं, जिसे हम पृथ्वी का जीवन कहते हैं। ये प्रकृति की विशाल लाइब्रेरी को व्यवस्थित करने का वाकई एक बेहतरीन तरीका है। ये हमें न केवल एक जीव की पहचान करने में मदद करता है, बल्कि विकास के विशाल कैनवस पर उसकी सही जगह को समझने में भी मदद करता है। बिल्कुल। हमने इस स्थापित पदानुक्रम पर चर्चा की, जो कि हमारी आज की समझ पर आधारित है। हाँ। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है
जैसे जैसे जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में हमारी समझ और गहरी हो रही है, भविष्य में ये फाइलिंग सिस्टम कैसे बदल सकता है? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। तब क्या होगा जब कोई नई खोज इस बात को ही चुनौती दे देगी कि हम किसी जीव को कहाँ का मानते थे? क्या हमें इस लाइब्रेरी में पूरी की पूरी शेल्फ ही बदलनी पड़ेगी?